सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे टॉप 50 ईडियम्स फॉर डी ट्रिपल एस बी पी आर टी। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक जो पेपर हुआ था ASO का यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, जो 1 मार्च 2026 को हुआ था, उसके भी मैं आपको सॉल्यूशंस करवाऊंगा इंग्लिश सेक्शन के। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसी तरह मैं आपको पूरे 400 ईडियम्स करवाऊंगा जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला ईडियम है द ईडियम बाय द फार्म मीन्स। क्या होता है बाय द फार्म मीन्स? का मतलब होता है टू डाई। देखो, ये एक इनफॉर्मल ईडियम होता है जिसका मतलब होता है मर जाना। तो बाय द फार्म का मतलब क्या होता है? टू डाई। तो ऑप्शन बी, बाय द फार्म इज एन इनफॉर्मल ईडियम मीनिंग टू डाई। आप सिर्फ इसको याद रखें कि बाय द फार्म ईडियम का मतलब होता है टू डाई। देन क्वेश्चन टू, द ईडियम फाइव फिंगर डिस्काउंट। तो देखो, हमें पता है कि जो फाइव फिंगर होती हैं, पांचों उंगलियां क्या बनाती हैं? पूरा एक हथेलिया हाथ बना देती है ना। तो फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है किसी दुकान से चोरी कर लेना। तो ऑप्शन सी, स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप। किसी दुकान से कुछ चीज चोरी कर लेना, उसको बोलते हैं फाइव फिंगर डिस्काउंट। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, द इडियम ह्यूमरसली रेफर्स टू स्टीलिंग समथिंग यूजिंग वंस फाइव फिंगर्स। देन द इडियम कियर अ हैंग। कियर अ हैंग इडियम जो है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल भी परवाह ना करना। तो टू वरी डीपली नहीं होगा, टू मेक एन एफर्ट नहीं होगा, बिकम एंग्री नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो केयर अ हैंग का मतलब होता है टू शो नो कंसर्न एट ऑल। केयर अ हैंग मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग एट ऑल। मतलब केयर अ हैंग ईडियम का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करना। देन द ईडियम ऑन द फेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी भी दो चॉइसेस के बीच में कुछ भी डिसाइड ना कर पाना। तो बीइंग अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। Someone who is on the fence cannot decide between two alternatives. The idiom bite the bullet। तो bite the bullet का मतलब क्या होता है? ये भी हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। bite the bullet का मतलब होता है एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसको फेस करना ब्रेव तरीके से, मतलब हिम्मत के साथ डटकर उस सिचुएशन का सामना करना। तो ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ये करेक्ट है। इस इडियम का मतलब होता है बाइट द बुलेट। देन द idiom मीन्स फेसिंग अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि बाइट द बुलेट idiom का मतलब होता है ऐसी कोई भी पेनफुल या डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको फेस करना विद करेज के साथ। देन सिक्स्थ, द idiom एट अ लो एब। एट अ लो एब का मतलब होता है बिल्कुल लो एनर्जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो लेवल वाली जो एनर्जी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, एट अ वेरी लो लेवल। एट अ लो एब का मतलब होता है एट अ वेरी लो लेवल। Then, at a low ebb refers to something being at its lowest level, such as energy, mood, or finances. The idiom jaundiced eye means, so jaundiced eye का मतलब क्या होता है? Looking with suspicion or bitterness, looking happily, looking carefully, looking quickly। तो jaundiced eyes idiom का मतलब होता है looking with suspicion और bitterness, मतलब शक की निगाहों से देखना, उसको बोलते हैं jaundiced eyes। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। टू व्यू समथिंग विद अ जॉन्डाइज्ड आई मीन्स टू सी इट विद रिजेंटमेंट और प्रेजुडाइस। द इडियम अ बिटर पिल। तो बिटर मतलब हमें पता है कि कोई भी चीज़ कड़वी होती है। तो एक कड़वी पिल का क्या मतलब हो सकता है? ऐसा अगर हम देखें तो आप, द इडियम ए बिटर पिल का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट फैक्ट और सिचुएशन टू एसर। मतलब एक भी कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट फैक्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं ए बिटर पिल। ए बिटर पिल रेफर्स टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो ऐसी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन वो होती है जिसको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसको बोलते हैं ए बिटर पिल। देन द इडियम कुक वंस गूज। कुक वंस गूज का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर फूड, टू ruin someone's प्लान, टू हेल्प समवन सक्सीड, टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप ऐसे याद रखो कि आप कोई काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई बतख आ जा रही है, तो आपके प्लान खराब हो जाएंगे, है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो वैसे। तो कुक वंस गूज का मतलब होता है टू ruin someone's प्लान, यानी किसी के प्लान्स को बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना। तो ऑप्शन बी, द idiom मीन्स टू spoil someone's chances of success। Then the idiom a chip on one's soldier means being proud, being easily offended due to resentment, being very happy, being careless। तो a chip on one soldier का मतलब होता है being easily offended due to resentment। इसको आप ऐसे याद रखो
कि दो दोस्त हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत पहले की बात है ना। तो एक दोस्त उनमें से क्या है, वो अभी भी उसको उस बात का बुरा लगता है, तो वो क्या कर रहा है, उसके शोल्डर पे एक चिप है, तो उसी को बोलते हैं ए चिप ऑन वन सोल्जर, का मतलब बीइंग इजीली ऑफेंडेड ड्यू टू रिजेंटमेंट। Someone with a chip on their shoulder is easily irritated because they feel they have been treated unfairly, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। द इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई, तो पिग्स सुअर को बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब सुअर उड़ सकते हैं, नहीं हो सकता है ना। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, द इडियम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट विल नेवर हैपन। द इडियम बेब इन द वुड्स, बेब कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहता है या इनएक्सपीरियंस्ड रहता है, तो बेब इन द वुड्स का मतलब होता है ए यंग और इनोसेंट पर्सन इन अ डेंजरस सिचुएशन। तो एक ऐसा यंग और इनोसेंट पर्सन जो कि डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है, तो उस इडियम को हम बोलेंगे बेब इन द वुड्स। इट रेफर्स टू समवन हु इज इनोसेंट और इनएक्सपीरियंस्ड एंड देयरफॉर वल्नरेबल। Then the idiom quit the pitch means to start a game to spoil someone's plan to sing loudly to win a match। तो देखो पीछे मैंने आपको बताया था कुक someone's goose, कुक someone's goose और क्यूर द पिच, इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। तो क्यूर द पिच का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स प्लान। ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन द ईडियम बिलो स्मोक का मतलब क्या होता है, टू स्मोक अ सिगरेट नहीं, टू स्टार्ट अ फायर नहीं, टू टॉक लाउडली। बिलो स्मोक का मतलब होता है किसी को धोखा देना या मिसलीड कर देना। तो आंसर बी ब्लोइंग स्मोक मीन्स मिसलीडिंग अदर्स बाय गिविंग फॉल्स और एग्जेजरेटेड इंफॉर्मेशन। देन द इडियम हैव अ बी इन वंस बोनट, तो हैव अ बी इन वंस बोनट का मतलब होता है कि कोई भी किसी आइडिया के पीछे या किसी इंसान के पीछे जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं हैव अ बी इन वंस बोनेट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, टू बी ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया। द इडियम रेफर्स टू समवन हु कीप्स थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर आइडिया। तो कोई इंसान एक ही आइडिया के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हैव अ बी in one's bonnet। Then the idiom like two peas in a pod, pod का मतलब होता है कली, peas का मतलब मटर होता है। यहाँ इसके लिए आप फूल भी समझ सकते हो, तो एक कली में दो फूल, तो दोनों फूल कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं ना, तो एग्जैक्टली अलाइक। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इट डिस्क्राइब्स टू पीपल और थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली सिमिलर। देन द idiom ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इस ईडियम को मैंने आपको कराया है पिछली वाली वीडियोस में भी, कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो मतलब कोई भी चीज़ जब अनएक्सपेक्टेड हो जाती है और सडनली हो जाती है, अचानक से हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो आंसर है द ईडियम रेफर्स टू समथिंग सरप्राइजिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे आप इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझो कि आप पेपर देने गए और आप एक क्वेश्चन देखते हो ईडियम का ही इंग्लिश में, तो आप श्योर वहाँ पे जब पेपर दे रहे होते तो श्योर नहीं होते कि क्या ये आंसर सही होगा इसका। फिर आप घर आके पता करते हो, और जब रिजल्ट आता है तब आप देखते हो कि ये सही हो गया, तो उसको हम बोल सकते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि वो सही हो गया और आपने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सही हो जाएगा। देन द ईडियम अ स्टिंग इन द टेल, अ स्टिंग इन द टेल का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट एंडिंग। तो ऑप्शन बी इट डिस्क्राइब्स अ सरप्राइजिंग नेगेटिव ट्विस्ट एट द एंड ऑफ समथिंग, इसको हम बोलते हैं स्टिंग इन द टेल। देन द ईडियम बैक इन द सैडल, बैक इन द सैडल का मतलब होता है जब हम छुट्टियां वगैरह मनाने जाते हैं और फिर वापस आते हैं, वापस काम करना शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैक इन द सैडल, यानी बैक टू द वर्क प्लेस। तो रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर अ ब्रेक, यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स रेज्यूमिंग नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर अ ब्रेक और इलनेस। द इडियम अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब होता है एक ऐसा क्लमजी पर्सन जो डेलिकेट सिचुएशन में जो होता है, यानी बेढंगा जो इंसान होता है, उसको बोलते हैं क्लमसी पर्सन, ए बुल इन अ चाइना शॉप। द इडियम रेफर्स टू समवन हु बिहेव्स केयरलेसली वेयर कॉशन इज रिक्वायर्ड। द इडियम कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दे देना जो उसकी कदर नहीं करते। तो ऑप्शन बी ऑफरिंग वैल्यूएबल थिंग्स टू दोज हु कैन नॉट अप्रिशिएट दैम। द
The idiom means giving something valuable or meaningful to people who cannot understand or appreciate its value. Then the idiom beat one's brains out, तो खुद के ब्रेन को पीटना, है ना, क्या हो सकता है? तो beat one's brain out का मतलब होता है to think very hard और make great effort, यानी अपने दिमाग पे जोर देना. किस लिए जोर देते हैं? इसलिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं. तो इसका ऑप्शन बी, टू थिंक वेरी हार्ड और मेक ग्रेट एफर्ट. इट मीन्स ट्राइंग वेरी हार्ड मेंटली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ डिफिकल्ट टास्क. जैसे आप एग्जाम में कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर बीटिंग योर ब्रेन्स आउट. देन द ईडियम बेल्स एंड विसल्स. बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है, देखो एक क्रिसमस ट्री आपने लगाई है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है पहले से, है ना, क्योंकि वो सजी हुई आती है. तो आप उस पर अगर बेल्स और विसल्स लगा दोगे तो क्या होगा? वो अट्रैक्टिव तो होगी, पर वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाएंगे उसके, है ना. तो बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर्स. तो ऑप्शन सी, बेल्स एंड विसल्स रेफर्स टू एक्स्ट्रा फीचर्स एडेड मेनली टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव. देन द इडियम गेट द सैक. गेट द सैक का मतलब होता है किसी भी जॉब से डिसमिस हो जाना. तो ऑप्शन बी, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब, इसका मतलब होता है गेट द सैक. द idiom means to be fired or removed from employment. Then the idiom red herrings. Red herrings का मतलब होता है something that distract attention from the real issue. Red herring एक ऐसी चीज होती है जो कि attention को distract करता है real issue से. A red herring is something that misleads or distracts people from the real problem. जो real problem है उससे जो चीज distract कर देती है उसको बोलते हैं red herring. Then the idiom rift in the lute means a musical performance, a small problem that spoils a good situation, a happy event, a strong friendship. तो रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिचुएशन बिगड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्ट इन द ल्यूट. तो ऑप्शन बी, ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स अ गुड सिचुएशन. द idiom refers to a minor flaw or disagreement that disturbs an otherwise pleasant situation. द idiom हॉर्नेट्स नेस्ट. हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है एक डेंजरस या ट्रबलसम सिचुएशन, इसको बोलते हैं हम हॉर्नेट्स नेस्ट. तो ऑप्शन बी, डिस्टर्बिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स कॉजिंग सीरियस ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट. द idiom थ्रो इन द टावल. थ्रो इन द टावल का मतलब होता है गिव अप कर देना या सरेंडर कर देना. तो थ्रो इन द टावल का मतलब टू गिव अप और टू सरेंडर. The idiom comes from boxing where a trainer throws a towel to signal surrender. The idiom pull someone's leg. किसी की टांग खींचना, ये होता है इसका हिंदी मतलब. तो जब हम किसी की टांग खींच रहे हैं तो क्या होता है? हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, उसको थोड़ा खींचते हैं. तो to tease or joke with someone is called pull someone's leg. It means joking with someone in a playful way, often by saying something not meant seriously. द idiom पाई इन द स्काई. तो क्या स्काई में कभी पाई हो सकती है? आसमान में पाई हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना, इम्पॉसिबल सा लगता है. तो एन अनरियलिस्टिक होप और प्रोमिस. इट रेफर्स टू एन आइडिया और प्रोमिस दैट इज अट्रैक्टिव बट अनलाइकली टू हैपन. द idiom बी इन द एयर. बी इन द एयर का मतलब क्या होता है? टू बी वाइडली फेल्ट और डिस्कस, मतलब हवाओं में बातें फैल गई. तो क्या होगा? ये होगा ना कि मतलब सारी जगह बात फैल गई. तो इसी को हम बोलते हैं बी इन द एयर का मतलब होता है टू बी वाइडली फेल्ट और डिस्कस्ड. व्हेन समथिंग इज इन द एयर मैनी पीपल्स आर अवेयर ऑफ इट और टॉकिंग अबाउट इट. जैसे द idiom बस्ट समवंस बबल. किसी के बुलबुले फोड़ देना. बस्ट समवंस बबल, इसका मतलब क्या होता है? किसी की जो अनरियलिस्टिक होप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना. मतलब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो और दोनों बातें कर रहे हो और वो अलग ही सपनों में खोया हुआ है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, और आप उसको झटके से रियलिटी में ले आते हो. तो उसको हम बोलेंगे कि आपने उसके जो बबल्स हैं उनको बस्ट कर दिया. तो टू destroy someone's unrealistic hopes, it means disappointing someone by revealing the truth. द idiom ग्रीन थम. ग्रीन थम का मतलब क्या होता है? तो देखो ग्रीनरी से हमें पता चल रहा है. तो स्किल इन गार्डनिंग मतलब होता है ग्रीन थम का. Someone with a green thumb is very good at growing plants. The idiom put one's nose to the grindstone. तो to put one's nose to the grindstone का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट एफर्ट करना. तो put one's nose to the grindstone का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड.
The idiom means working with great effort and concentration. The idiom roll up one sleeve. Roll up one sleeve का मतलब होता है किसी चीज के लिए तैयार हो जाना या मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना. जैसे जब जो शर्ट होती है उनकी जब हम बाजू ऊपर करते हैं तो क्या मतलब होता है, यही होता है ना कि हम उस चीज के लिए तैयार होते हैं कुछ भी करने के लिए. तो रोल अप वन स्लीव्स का मतलब होता है टू प्रिपेयर टू हार्ड वर्क. इट मीन्स गेटिंग रेडी टू बिगिन सीरियस और डिफिकल्ट वर्क. द इडियम सैक्रेड काउ. सैक्रेड काउ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. तो समथिंग दैट कांट बी क्रिटिसाइज्ड. ए सैक्रेड काउ इज एन आइडिया और ट्रेडिशन दैट पीपल अवॉइड क्रिटिसाइजिंग. जैसे आज के टाइम में अगर कोई रिलीजियन है और उनमें बहुत ज़्यादा बुराई होती है तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ लोग उस रिलीजन को फॉलो करते हैं. तो मतलब कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशंस वगैरह भी होते हैं, रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं, उनको बस लोग इसीलिए क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि वो बहुत सालों से वो चलती आ रही है प्रचलन में. तो इससे आप समझ सकते हो सैक्रेड काउ का मतलब. द इडियम बिट समवंस हेड ऑफ. बिट समवन हेड्स ऑफ का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समवन, किसी से गुस्से में बोलना. द इडियम रेफर्स टू रिएक्टिंग विद अननेसेसरी एंगर. द इडियम बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली गुड और यूजफुल. इट डिस्क्राइब्स समथिंग कंसिडर्ड वेरी यूजफुल और इम्प्रेसिव. द इडियम एज द क्रो फ्लाइज. द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एज द क्रो फ्लाइज. तो जो बर्ड्स वगैरह उड़ती हैं आसमान में, जो क्रो वगैरह उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं ना, तो वहीं से ये ईडियम आया है. तो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होना, उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज. ऑप्शन बी, द ईडियम रेफर्स टू द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस. द ईडियम एटा लॉज. एटा लॉज का मतलब होता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है या क्या बोलना है, एटा लॉज उसको बोलते हैं. तो नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू इज नोन एज एटा लॉज. When someone is at a loss, they are confused or unsure what to do. The idiom catch 22. तो कैच 22 का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स होते हैं इसीलिए. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. कैच 22 का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर अ सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स. Catch 22 refers to a confusing situation where solving a problem is impossible because the rules contradict each other. द इडियम डाइड इन हार्नेस. डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है कि डाइड वाइल स्टिल वर्किंग. तो ऑप्शन बी, द इडियम मीन्स डाइंग वाइल स्टिल एक्टिवली इंगेज्ड इन वंस जॉब और ड्यूटी. द इडियम कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड हो सकता है कि जो भी आपने उम्मीदें लगाई थी उसको मीट करना, मतलब अपनी उम्मीदों पे खड़े उतरना और अच्छा परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं कट द मस्टर्ड. टू मीट एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म. जैसा आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी हो और आपको उसका रिजल्ट भी मिला हो, अपनी मेहनत का फायदा भी मिला हो, तब आप बोल सकते हो कि कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड मीन्स टू सक्सीड और रीच टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. देन द इडियम टेक अ रेन चेक. टेक अ रेन चेक का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग पोलाइटली. किसी चीज को पोलाइटली तरीके से पोस्टपोन कर देना फिर बाद में उसको कंटिन्यू करना, इसको बोलते हैं टेक अ रेन चेक. तो इट मीन्स पोलाइटली डिक्लाइनिंग समथिंग नाउ बट एग्रीइंग टू डू इट लेटर. अभी के लिए तो उसको पोलाइटली डिक्लाइन कर देते हैं, अनएक्सेप्टेड कर देते हैं, फिर बाद में उसको एग्री हो जाते हैं उसको करने के लिए. देन द इडियम ह्यूमैन सर्विस. तो ह्यूमैन सर्विस जो होती है वो एक लॉयल एंड वैल्यूएबल सर्विस होती है, एक्सीलेंट सर्विस होती है. द इडियम रेफर्स टू एक्सीलेंट, डिपेंडेबल एंड हार्ड वर्किंग सर्विस. देन द इडियम ए विशियस साइकिल. ए विशियस साइकिल का मतलब होता है ए रिपीटिंग सिचुएशन वेयर प्रॉब्लम्स मेक ईच अदर वर्स. एक ऐसी रिपीटिंग सिचुएशन जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है और ज़्यादा वर्स होती जाती हैं. A vicious cycle is a situation where one problem causes another, creating a repeating negative pattern. तो मतलब एक विशियस साइकिल एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है. द इडियम एट लॉजर हेड्स. एट लॉजर हेड्स, ये इसको मैंने आपको भी बताया था पिछली वीडियोस में भी कि एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है किसी के साथ बहुत मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री करना. तो इन स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है एट लॉजर हेड्स. When people are at loggerheads, they strongly disagree with each other.
द ईडियम एज जेन्यून एज अ $3 बिल। तो आपने कभी $3 देखा है? हमने तो मतलब $1 का नाम भी सुना है, पर $3 का नाम कभी नहीं सुना है ना। तो एज जेन्यून एज अ $3 बिल का मतलब होता है completely fake. Since a $3 bill doesn't exist, the idiom means something totally fake. And the idiom all wet का मतलब होता है completely wrong, यानी पूरे तरीके से गलत होना। द idiom means being completely mistaken about something. तो उसको जब हम किसी चीज के बारे में पूरी तरीके से गलत होते हैं तो उसको बोलते हैं all wet. द idiom by and large का मतलब होता है हर किसी को इंक्लूड करना। तो ऑप्शन बी जनरली और ऑन द होल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल और ओवरऑल। हमने 50 इडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हम करेंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस। ये 1 मार्च 2026 को हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा DSSP जो कि 26 मार्च को होने वाला है उसके लिए। तो क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक का है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैश द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस सेविंग रिसर्चर्स सेवरल आवर्स ईच डे। तो देखो मैंने आपको पिछली कई वीडियोज में बताया था कि जब भी ऐसा कोई फिलअप का क्वेश्चन हो तो वहां पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। जैसे देखो इसको हम पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। तो जो नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसने जो प्रोसेस है डेटा एनालिसिस को उसकी जो नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसकी वजह से जो डेटा एनालिसिस की प्रोसेस है उसने सेव किया है रिसर्चर्स को दिन में बहुत सारे। तो क्वेश्चन 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक का। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जब भी ऐसे फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है ना। तो हम करते हैं इसको लॉजिक से ही। द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैश द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस सेविंग रिसर्चर्स सेवरल आवर्स ईच डे। तो इसमें बोला गया है कि जो नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो कैसा है, हमें ये बताने कि वो कैसा है और उसकी वजह से क्या हुआ है, जो डेटा एनालिसिस की प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गई है और जो रिसर्चर्स हैं वो उनके जो आवर्स वो स्पेंड करते थे रिसर्च पर उसको भी इजी बना दिया है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेट होगा नहीं, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेट होता तो वो इजी नहीं बनाता चीज़ों को। इंटरप्ट भी नहीं होगा, डिलेज भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस सेविंग रिसर्चर्स सेवरल आवर्स पर ईच डे। तो ऑप्शन डी तो सेंटेंस है। सेंटेंस इज द सॉफ्टवेयर सेव्स रिसर्चर सेवरल आवर्स मीनिंग इट मेक्स द वर्क इजियर। देन क्वेश्चन 2, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैटर्न पे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से करना ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। तो इन द गिवन क्वेश्चन इज सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड द फर्स्ट सेगमेंट एस वन इज फिक्स्ड। तो देखो ये जो फिक्स्ड रहेगा हमारा व्हेन द न्यू रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड। तो इसको हम करते हैं थोड़ा लॉजिक लगा के। देखो तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो फिक्स्ड सेगमेंट है उसको पढ़ते हैं कि व्हेन द न्यू रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड। तो जो न्यू रेलवे लाइन थी उसको जब इनॉग्रेटेड किया गया था, यानी इसका जब शिलान्यास वगैरह किया गया था, तो पी है हमारा इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द रीजन्स इकोनॉमी connecting distant villages to the nearest town but also the lives of countless people who had long lived in isolation। तो देखो सबसे पहले तो जो न्यू रेलवे लाइन है जब वो इनॉग्रेट हुई थी तो उसने क्या किया होगा। पहला है इट इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द रीजन्स इकोनॉमी। तो ये हो सकता है, तो इसको हम पहले के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शंस, ऑप्शन हमारा पी से एक ही है। तो पी एस आर क्यू, पी के बाद फिर आर देखेंगे। इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द रीजन्स इकोनॉमी बट ऑल्सो द लाइफ्स ऑफ काउंटलेस। तो हमें ये पता है कि जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है ना। तो पी के बाद हम कंसीडर कर सकते हैं आर को। तो पी के बाद हम कंसीडर कर सकते हैं आर को बट ऑल्सो, यहाँ की लेकिन पी के बाद देन है क्वेश्चन 2 सेंटेंस अरेंजमेंट वाला। तो ये जो वाला पैटर्न है बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस पे एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको अच्छे से करना क्योंकि ये गलत भी हो सकते हैं। तो देखो पहला है कि इसमें जो फिक्स्ड सेंटेंस, जो पहला फर्स्ट सेगमेंट है वो फिक्स्ड है। व्हेन द न्यू रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड, तो इसके आगे हमें बताना क्या हो सकता है। तो इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली टू द रीजन्स इकोनॉमी कनेक्टिंग डिस्टेंस विलेजेस टू द नियरेस्ट टाउन but also the lives of countless people who had long lived in isolation। तो देखो जब न्यू रेलवे लाइन इनॉग्रेटेड हुई थी
तो उसने कनेक्ट किया था डिस्टेंस विलेजेस को नियरेस्ट टाउन से। तो पहला एक ही हमारा हो सकता है। अब आप ऑप्शंस देखो, क्यू से कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, बाकी सब में क्यों नहीं है, तो बाकी सब नहीं हो सकते। वो बताता हूँ मैं क्यों नहीं हो सकते। तो देखो, पहले क्यू को बिठाया, अब बिठाते हम पी को। पी है हमारा इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द रीजन्स इकोनॉमी। तो हमें पता है नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता ही है। देखो यहाँ पे नॉट ओनली है और यहाँ पे बट ऑल्सो है, तो पी के बाद आर आएगा। इसमें पी के बाद आर कहीं भी नहीं है, सिर्फ पहले में। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऑप्शन ए क्यू पी आर एस हमारा करेक्ट है, और करेक्ट सेंटेंस ये है, आप इसको पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन थर्ड, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये फिर से पिछले पहले क्वेश्चन की तरह आ गया है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे। प्रोजेक्ट जो है वो फ्राइडे तक किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। डैश वी विल रिस्क लूजिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, वरना हम जो क्लाइंट का बिजनेस है उसको लूज कर सकते हैं। तो हाउएवर ये हो नहीं सकता, देयरफॉर नहीं हो सकता, मोरओवर नहीं है। सो ये होगा यहाँ पे अदरवाइज, क्योंकि अदरवाइज का मतलब होता है अगर नहीं हुआ तो। और क्वेश्चन में हमने हमसे यही पूछा, अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो यही पूछा है कि हमें जो प्रोजेक्ट है वो फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो हम जो क्लाइंट का बिजनेस है उसको लूज कर सकते हैं, उसकी रिस्क है। तो ऑप्शन बी अदरवाइज करेक्ट है। अदरवाइज का मतलब होता है इफ नॉट, इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। तो मीनिंग है इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड बाय फ्राइडे वी मे लॉस द क्लाइंट। तो बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते। हाउएवर का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, देयरफॉर का मतलब होता है रिजल्ट, और मोरओवर का मतलब होता है एडिशन। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, अदरवाइज वी विल रिस्क लूजिंग द क्लाइंट्स बिजनेस। देन क्वेश्चन 4, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड एंड लेबल्ड पी क्यू आर एस। तो यही पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, मतलब जो पैटर्न चल रहा है डी ट्रिपल एस बी का उसमें। तो पी है टोक्यो इज नॉट ओनली अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिटन एरियाज इन द वर्ल्ड। तो देखो ये हमें पता चल रहा है कि टोक्यो के बारे में बात करी गई है ना। तो टोक्यो इज नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है। टोक्यो इज नॉट ओनली बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिटन एरियाज इन द वर्ल्ड। पर फिर अगर हम पी और आर को लें, और पी आर है लास्ट में, पर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच वाली बात गायब हो जाएगी। तो हम पहले इसको ही लेते हैं। देखो, टोक्यो इज नॉट ओनली अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब। इसको मीनिंग से थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं कि टोक्यो जो है वो सिर्फ एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब नहीं है, पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिटन एरिया भी है वर्ल्ड से। तो हमें पता है सारे के सारे हमें लॉजिकल लग रहे हैं। तो ऑप्शन बी है इसमें पी क्यू आर एस। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकियों को हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी पी क्यू आर एस हमारा सही है। स्ट्रक्चर हमें पता ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो करेक्ट ऑर्डर पी क्यू आर एस। टोक्यो इज नॉट ओनली अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिटन एरिया इन द वर्ल्ड। देन क्वेश्चन फिफ्थ, ये भी वैसा ही है। एज द मानसून क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द सिटी। जैसे ही जो मानसून के क्लाउड्स हैं वो सिटी के ऊपर आ गए। तो पी है कंटिन्यू distributing food and supplies to yet the determined volunteers, those stranded in the low-lying neighborhoods. The street begins to flood within hours. तो ये है एज द मून मानसून क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द सिटी। तो कंटिन्यूड येट दोज, ये सब आएगा नहीं। तो द स्ट्रीट्स बिगिन टू फ्लड विद इन आवर्स, हाँ ये हो सकता है हमारा, ये यहाँ पे पहले आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही बादल आए थे, सिटी के ऊपर बादल आए थे, तो जो स्ट्रीट्स हैं वो उसको वहाँ मतलब बारिश हुई होगी, तो उसकी वजह से जो सड़कें हैं उनमें पानी बहा होगा, है ना, हो सकता है ऐसा। तो एस हम देखते हैं, एस सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। तो एस के बाद फिर है क्यू, एस के बाद क्यू येट द डिटरमाइंड वॉलंटियर्स, और जो वॉलंटियर्स थे। फिर उसके बाद है पी कंटिन्यू डिस्टर्बिंग फूड एंड सप्लाइज टू दोज स्ट्रेंड इन द लो लाइंग नेबर। हाँ देखो बन गया। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इसको सेंटेंस को पूरा ऐसे मतलब तोड़ के बोल भी सकते हो कि जैसे ही मॉनसून के क्लाउड्स आए सिटी के ऊपर, तो जो स्ट्रीट थी वहाँ पे कुछ ही घंटों में पानी मतलब पानी बहना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो डिटरमाइंड वॉलंटियर्स थे उन्होंने कंटिन्यू करा फूड और सप्लाईज को डिस्ट्रीब्यूट करना। किन लोगों के बीच? उन लोगों के बीच जो मतलब थोड़े गरीब थे या लो लाइंग नेबरहुड से। तो हो गया एस क्यू पी आर।
तो आंसर सी हमारा सही है, SQPR। As the monsoon clouds gathered over the city, the streets began to flood within hours, yet the determined volunteers continued distributing food and supplies to those stranded in the low-lying neighborhoods. Then question 6. Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment. The disease that spreads over a large area or the whole world created panic among people. तो देखो, ऐसा डिजीज जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है किसी भी लार्ज एरिया में या पूरी दुनिया में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको आउटब्रेक बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं? तो हमें पता है, देखो कोरोना जब आया था वो क्या हुआ था, पूरी दुनिया में फैला था। और कोरोना को हमने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने कोरोना कोरोना को क्या बोला था, कोरोना को गवर्नमेंट ने बोला था पैंडेमिक, है ना। तो आउटब्रेक होगा नहीं, एपिडेमिक भी नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन बी पैंडेमिक। तो ऑप्शन बी पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो बहुत सारी कंट्रीज में या पूरी दुनिया में फैल जाती है। एपिडेमिक का मतलब होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में स्प्रेड होना, आउटब्रेक सडनली स्टार्ट हो जाना। और इन्फेक्शन एक ऐसी इलनेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। देन फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला आ गया। तो द साइंटिस्ट डिस्कवरी रेवोल्यूशनाइज्ड मशीन्स, तो पहला तो हमारा फिक्स्ड रहेगा, यानी जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी उसने मेडिसिन को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया था। फिर दो इनिशियली मेट विद स्केप्टिसिज्म बाय ब्रिजिंग एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, neither completely traditional nor entirely novel yet profoundly transformative in its implications। देखो, तो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी उसने मेडिसिन का जो एरिया था उसको उसमें रेवोल्यूशन ला दिया था। तो हम ऑप्शन आर से शुरू करते हैं, आर से, यानी कि नीदर कम्प्लीटली ट्रेडिशनल नॉर एंटायरली नोवेल, यानी ना तो पूरी जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी वो ना तो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल थी और ना ही पूरी नई थी, तो ये हमारा हो सकता है। फिर उसके बाद आर यहाँ पे दो ऑप्शंस में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। फिर आर के बाद क्यू है और एक में आर के बाद एस है। तो पहले क्यू को देख लें। नीदर कम्प्लीटली ट्रेडिशनल नॉर एंटायरली नोवेल बाय ब्रिजिंग एंशिएंट, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो अलग अलग ऑप्शंस हो जाएंगे, फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं एस को। नीदर कम्प्लीटली ट्रेडिशनल नॉर एंटायरली नोवेल येट प्रोफाउंडली, हाँ ये हो सकता है, येट प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि जो उसकी डिस्कवरी थी साइंटिस्ट की वो ना तो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल थी, यानी कि ना पुरानी थी और ना ही पूरे तरीके से नई थी, पर फिर भी उसका जो उसके जो इम्प्लीकेशन थे वो दिख रहे थे। तो ये हो सकता है आर एस। तो ऑप्शन डी हमारा यही यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्यू को देखते हैं। येट प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स इम्प्लीकेशन बाय ब्रिजिंग एंशिएंट विजडम, हाँ ये भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो इम्प्लीकेशन थे उसकी वजह से जो एंशिएंट विजडम था और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो एक साथ आ पाई। तो इनिशियली मेट विद स्केप्टिज्म, हाँ क्यों, हालांकि शुरू में उसको लोगों ने स्केप्टिसिज्म से देखा, यानी डाउट से देखा, उसको गलत समझा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आर एस क्यू पी हमारा सही है। देन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। तो द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, ये हमने कई बार पढ़ा है कि जो स्टडी होती है एंशियंट कल्चर्स की या सिविलाइजेशन की उसको क्या बोलते हैं, आर्कायोलॉजी बोलते हैं। और जो उनकी स्टडी करता है उनको क्या बोलता है, उनको क्या बोलते हैं, आर्कायोलॉजिस्ट। और बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं उनका मतलब क्या है। तो आर्कायोलॉजी स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन थ्रू आर्टिफैक्ट्स रूइंस ईटीसी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस। हिस्ट्री पास्ट इवेंट होती है। पैलेंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। देन फिर से हमारा रीअरेंजमेंट सेंटेंस आ गया। तो द ग्राउंड इज टू ड्राई, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन कैंपफायर्स एंड बारबेक्यूज इफ। तो देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, एस से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे इफ लगा है। इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई, फिर देखते हैं ओ को। इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई, अगर जो ग्राउंड है वो ज़्यादा ही सूखा है। इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज, हाँ फिर पी, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इशू करेगा एक स्ट्रिक्ट बैन, किसके ऊपर, ऑन कैंप फायर्स एंड बारबेक्यूज। तो हमारा एस ओ, एस ओ कौन सा ऑप्शन में, ये रहा सी में। तो हमारा सी ही यहाँ पे करेक्ट है, एस ओ पी क्यू आर। तो ये फिर पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन कैंप फायर्स एंड बारबेक्यूज। तो ऑप्शन सी एस ओ पी क्यू आर सही है।
If the ground is too dry, the forest department issues a strict ban on campfires and barbecues. Then question, the manager assured the client that the team was working dash the problem and would find a solution soon. मैनेजर जो था उसने क्लाइंट को एश्योर किया कि जो टीम है वो प्रॉब्लम पर काम कर रही है और वो जल्दी ही एक सॉल्यूशन ढूंढ लेगी. तो वर्किंग वर्किंग के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? वर्किंग ओवर नहीं आएगा, वर्किंग फॉर नहीं आएगा, वर्किंग एट नहीं आएगा, वर्किंग ऑन आएगा. तो यानी फिर पूरा क्वेश्चन होगा वर्क ऑन अ प्रॉब्लम मीनिंग ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, और पूरा हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा द मैनेजर एश्योर्ड द क्लाइंट दैट द टीम वाज वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एंड वुड फाइंड अ सॉल्यूशन सून. देन क्वेश्चन 11, द केयरफुल एंड डिटेल्ड वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इम्प्रेस्ड एवरीवन. ये बहुत कॉमन वर्ड और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई केयरफुल या डिटेल वर्क होता है तो उसके लिए जो वोकेबलरी यूज होती है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम मेटिकुलस. तो मेटिकुलस हमारे यहाँ पे करेक्ट है. और पीस मील का मतलब इन पार्ट्स होता है, क्रिएटिव का इमेजिनेटिव, और कर्सरी का डन क्विकली विदाउट अटेंशन यानी क्विकली. ए प्लेस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड ट्रीटिंग एनिमल हिड्स टू मेक लेदर. एक ऐसी प्लेस जहाँ पे जो एनिमल की हिड्स यानी खाल वगैरह होती है तो उससे क्या बनाया जाता है? चमड़ा यानी कि लेदर बनाया जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेंडरी. ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है. टेंडरी प्लेस वेयर लेदर इज प्रोसेस्ड फ्रॉम एनिमल हिड्स. The normally outgoing student became reserved and hesitant to communicate after the incident. तो जो नॉर्मली आउटगोइंग स्टूडेंट था, जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट था, वो रिजर्व यानी कि शांत और हिचकिचाने वाला बन गया जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तब. तो रिजर्व और हेजिडेंट के लिए क्या एक शब्द हो सकता है? सस्पिशियस नहीं हो सकता, एप्रीहेंसिव नहीं हो सकता, कॉशियस नहीं हो सकता. ये होगा रेटिसेंट. रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शांत होने लग जाता है, रिजर्व या हेजिटेंट होने लग जाता है. तो रेसिटेंट अनविलिंग टू स्पीक और एक्सप्रेस वन सेल्फ. देन आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब हमें बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और फिर बाद में ऑब्जेक्ट. तो जिस भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट हेड और प्लस V3 मिल जाएगी वही हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो देखो पहला है द जज प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन. फिर है बी द जज हैड बीन प्रोनाउंसिंग द वर्डिक्ट विथ मेजर्ड क्लैरिटी. दूसरा वाला तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा क्योंकि हैड बीन आ गया इसमें और बीन कंटिन्यूस के लिए यूज होता है. देन ऑप्शन सी द जज हैड प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट बिफोर द मीडिया अराइव. और फोर्थ है द जज वॉज प्रोनाउंसिंग. वॉज वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला भी हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट से सीधा वी थर्ड नहीं आती. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. इसी में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3. तो जज भी है, जज यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और V3 है प्रोनाउंस्ड. तो पास्ट परफेक्ट का हेड प्लस V3 एग्जाम्पल हेड प्रोनाउंस्ड यूज फॉर एन एक्शन completed बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. If you dash the instructions carefully, you will be able to assemble the device without difficulty. अगर आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको फॉलो करेंगे. तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है. करेक्ट फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ओबे और एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. Then question 16, the person who draws maps played a key role in the exploration project. तो the person who draws maps, तो ऐसा इंसान जो मैप्स को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर. और जो आर्ट होती है मैप बनाने की उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफी. टोपोग्राफर नहीं होगा, जियोलॉजिस्ट यानी रिलेटेड टू अर्थ, और मीटरोलॉजिस्ट मौसम वगैरह से रिलेटेड. तो कार्टोग्राफर ए पर्सन हु मेक्स मैप. The principal congratulated the students that their outstanding performance in the annual examination. Of नहीं आएगा, with नहीं आएगा, at नहीं आएगा, यहाँ पे भी on आएगा. तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया बच्चों को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में जो कि उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन में करी. तो यहाँ पे आएगा on. Congratulate someone on something, congratulate you on your success. He has been living in this city dash 2010 without taking a single vacation. ये भी टेंस का एक डाउट और बहुत कॉमन सा बहुत इजी सा डाउट है. तो देखो वो इस सिटी में 2010 से रह रहा है बिना कोई भी छुट्टी लिए हुए.
तो जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम बताते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, हमने ये पढ़ा है स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है सिंस। तो करेक्ट आंसर होगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010 विदाउट टेकिंग अ सिंगल वैकेशन। बाय नहीं होगा, फोर तो हमारा एक ड्यूरेशन के लिए होता है, और फ्रॉम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा सिंस। तो सिंस स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम क्या था, 2010 था, और फॉर ड्यूरेशन, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। देन फिर से हमारे पास रीअरेंज वाला क्वेश्चन आया है, तो इसको भी हम लॉजिक से ही करते हैं। तो देखो जो परफ्यूम वो लगाती है, ऑफ रोजेज एंड जैस्मिन ये नहीं आएगा, लॉन्ग आफ्टर सी फेल्ट ये भी नहीं आएगा, हैड अ सॉफ्ट फ्रेगनेंस ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो वॉर जो होती है वो V2 होती है, पास्ट का एक्शन है, फिर इसके बाद हैड है, तो ये हो सकता है। तो द परफ्यूम सी वॉर हैड अ सॉफ्ट फ्रेगनेंस। तो ऑप्शन देखते हैं, आर से हमारे दो हैं, एक ए है और एक डी है, तो आर पी और आर क्यू। अब पहले हम आर पी ही देखते हैं। हैड अ सॉफ्ट फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज, हाँ रोजेज की और जैस्मिन जैस्मिन की सॉफ्ट फ्रेगनेंस थी उसकी परफ्यूम में, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर एस और क्यू, एस दैट लिंगर्ड इन द एयर लॉन्ग आफ्टर शी लेफ्ट, जो कि हवा में पूरी महकती है उसके जाने के बाद भी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो द परफ्यूम शी वॉर हैड अ सॉफ्ट फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज एंड जैस्मिन दैट लिंगर्ड इन द एयर लॉन्ग आफ्टर शी लेफ्ट। फिर है लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 20, द गवर्नमेंट बाय द वेल्थिएस्ट पीपल लेड टू पॉलिसीज दैट इग्नोर द पुअर। तो ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म जो भी वेल्थिएस्ट पीपल चलाते हैं, मतलब अमीर लोग चलाते हैं, मैंने आपको बताया था क्लासेस में, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिशियल्स जब गवर्नमेंट को चलाते हैं तब बोलते हैं। और थियोक्रेसी भी नहीं होगा, थियोक्रेसी रिलीजन वाले, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी प्लूटोक्रेसी। तो ऑप्शन बी प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप बता सकते हो अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।